हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मैथ्स। आप लोगों के लिए जो मंडूक निरीक्षक है उसको ध्यान में देखते हुए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। आजकल के ट्रेंड क्या चल गया है कि व्यापम जिस प्रकार से नए नए सवाल ढूंढ कर ला रहा है, नए नए पैटर्न के सवाल बना रहा है, तो उन एग्जामों में आखिर किस प्रकार के आपको सवाल पूछे जाएंगे, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट वो भी नंबर सिस्टम का मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं। तो ध्यान समझना, आजकल के जो सवाल हैं आपके टोटल बेसिक पर आधारित हो गया है। आखिर इन चीजों को यदि आप अच्छे से समझ जाओगे, जान लोगे, तो आपको एग्जाम में कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रम विनिमय। अब ये क्रम विनिमय नियम क्या होता है भाई? तो सबसे पहले अच्छे से समझना है कि क्रम क्रम विनिमय नियम क्या होता है। गणित का वह गुण है जो बताता है कि संख्याओं को जोड़ते या गुणा करते समय उनका क्रम, ऑर्डर बदलने पर भी परिणाम क्या होता है, समान रहता है। कहने का मतलब ये है कि ये केवल किसमें होने वाला, केवल गुणा और भाग, है ना, सॉरी, केवल जोड़ने और गुणा करने में ही क्रम विनिमय नियम लागू होता है, बाकी केस में लागू नहीं होता। मान लो मैं ऑर्डर को चेंज कर दूं तो ऑर्डर चेंज करने से क्या परिणाम चेंज होगा? नहीं भाई। तो ऑर्डर चेंज करने से परिणाम कभी चेंज नहीं होता। यही होता है हमारे पास क्रम नियम, है ना, क्रम विनिमय नियम। सबसे पहले हम बात करेंगे योग का नियम और एक होता है हमारे पास गुणन का नियम। ये दो ही नियम हमको देखने को मिलता है क्रम विनिमय नियम में। अब जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं योग का नियम क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पर हमको दिया गया है कि हमारे पास है कि मान लेते हैं हमारे पास a प्लस बी बराबर कितना होता है, b प्लस ए होता है। ये होता है आपके पास योग का क्रम विनिमय नियम। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, मान लेते हैं कि a का मान 4 है और b का मान हमारे पास 2 है, तो बराबर मान लो इसके क्रम को चेंज कर दिया जाए, 4 प्लस 2 ना करके मैं इसको मान लो 2 प्लस 4 लिख दूं, तो क्या जो परिणाम आएगा वो अलग अलग होगा क्या? नहीं भाई। तो आप कहोगे 4 प्लस 2 के क्रम को चेंज कर दोगे, 2 प्लस 4 कर दोगे, तो परिणाम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यही होता है हमारे पास क्या, क्रम विनिमय का नियम। ऑर्डर चेंज करने से परिणाम कभी चेंज नहीं होता। और एक चीज अपने दिमाग पर याद रखना कि क्रम विनिमय का नियम केवल योग में लागू होता है और केवल गुणन में लागू होता है। यह भाग और घटाने के केस में लागू नहीं होगा। यदि आप भाग और घटाने के केस में लागू करोगे तो परिणाम अलग आएगा, सेम सेम नहीं आने वाला है। सेम सेम कहीं आता है तो केवल योग में आता है और गुणन में आता है। ये दो चीजें यदि आपको याद है तो मुझे लगता है कि यहाँ से वो कितना भी डीपली सवाल पूछे आप आसानी से क्या कर लोगे, बना लोगे। तो मैंने देखा 4 और 2 को जोड़कर देखा तो कितना हो गया भाई, 6। मान लो क्रम को चेंज किया, 4 प्लस 2 को 4 प्लस 2 लिखकर मैंने 2 प्लस 4 किया, तो भी जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 6। दोनों धनात्मक है भाई, धनात्मक है। यदि मैं बात करूं गुणा की, यही 4 और 2 को ले लेता हूं कि भाई मैंने कहा a गुणित b करने के बजाय मान लो मैं b गुणा a करूंगा, तो परिणाम में कोई चेंजेस आएगा क्या? तो कोई चेंजेस नहीं आता है भाई। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 गुणा 2 और 4 गुणा 2 ना कर यदि मैं मान लो इसको 2 गुणा 4 कर देता तो रिजल्ट तो सेम आता, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 दूनी 8। तो ये जो नियम है क्रम विनिमय नियम कहलाता है। और क्रम विनिमय नियम केवल योग और गुणन में लागू होता है। और क्रम विनिमय नियम लगाने से क्या होता है भाई, परिणाम कभी बदलता नहीं है, बस ऑर्डर चेंज होगा, है ना। जहां जो 4 प्लस 2 था वहीं पर यदि मैं 2 प्लस 4 लिख दूंगा, बस इतना है और कुछ नहीं है, लेकिन उसके परिणाम सेम सेम आएगा। ये दो चीजें याद रखना। और एक और बात कि ये घटाने वाले में, है ना, घटाओ और भाग के नियम में क्या होगा, ये लागू नहीं होता। क्रम विनिमय का नियम ना तो घटाव में लागू होगा और न ही आपके पास भाग में लागू होगा। आगे बढ़ते हैं। योग का केस में हम देखें तो योग में क्या दिया गया है, ध्यान समझना। यहां पर बोलता है कि संख्याओं को उलट कर जोड़ने पर भी योग क्या रहता है, समान रहता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि भाई मान लेते हैं कि मैं 4 प्लस 2 लिखना चाहता हूं, 4 प्लस 2 का सम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6। मान लो ऑर्डर को चेंज कर दिया, 4 प्लस 2 न लिखकर मैं यदि मान लो 2 प्लस 4 लिख दूं तो क्या सेम रहेगा? तो आप कहोगे भाई बिल्कुल सेम रहेगा, 6 का 6। उसी प्रकार गुणन में क्या होता है, संख्याओं को उल्टा करके, है ना, गुणा करने पर भी गुणनफल समान रहता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था 4 गुणा 2 लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। लेकिन मान लो इसको क्रम को चेंज कर दिया, 2 गुणा 4 कर दूंगा तो भी तो आंसर मुझे कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा। तो हमने इतना तो समझ गए हम कि भाई क्रम विनिमय का नियम जो होता है केवल योग में लागू होता है और गुणन में लागू होता है। अब घटाने और भाग में क्यों लागू नहीं होगा? यदि मैं घटाव की बात करूं तो आप एक चीज देखोगे दोस्तों, घटाव में यदि मैंने कहा 4 में से 2 को घटा दिया,
4 में से 2 को घटाने पर कितना आ जाएगा? आप कहोगे प्लस का 2 आएगा, आएगा, क्योंकि बड़े संख्या में से हम क्या कर रहे हैं? छोटे संख्या को घटा रहे हैं। कितना आ जाएगा? प्लस का 2। लेकिन मान लो अब क्रम को उल्टा कर दिया, अब मैं 2 में से 4 को घटा रहा हूं, तो 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, क्योंकि 2 छोटा अंक है, और घटाएंगे भी तो जो आंसर आएगा वो निगेटिव आएगा, मतलब प्लस 2 तो नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा? माइनस का 2 देखने को मिलेगा। क्लियर है? यदि मैं भाग की बात करूं दोस्तों, भाग की यदि मैं बात करूं तो हम मान लेते हैं 4 को भाग देंगे किससे? 2 से, तो कितना आ जाएगा? प्लस का 2। लेकिन मान लो मैं 2 को भाग दे देना चाहता हूं 4 से, तो आपका आ जाएगा कितना? 0.5। तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों एक जैसे हैं क्या? 2 और आधा एक जैसा है क्या? नहीं। 2 प्लस 2 और माइनस 2 एक जैसा है क्या? नहीं। तो हम एकदम 100% श्योर होकर कह सकते हैं कि क्रम विनिमय का नियम घटाव और भाग में लागू नहीं होगा, केवल और केवल योग में लागू होगा और गुणन में लागू होगा। और इससे रिलेटेड सवाल व्यापम पिछले एग्जाम में पूछ चुका है ना? आज से पहले जो एग्जाम हुआ करता था ना, 2-4 एग्जाम पहले की बात करूं, तो यहाँ से बिल्कुल हूबहू सवाल पूछा गया है। क्लियर है? तो इन चीजों को आपको बिल्कुल नोट करके रखना है कि आखिर क्रम विनिमय नियम होता क्या है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो फिर नेक्स्ट डेटा बोला गया है, लागू नहीं होना। अब क्रम विनिमय का नियम कहां कहां लागू नहीं होगा भाई? तो याद रखना, यह नियम जो होता है घटाव, जैसे मान लेते हैं a माइनस बी, ना लिखकर मैं b माइनस ई लिखूं तो एक जैसे तो नहीं आएगा, और ना ये भाग में लागू होता है। उसी चीज को जैसे कि वहां पर बताया कि भाई जो क्रम विनिमय नियम है ये केवल योग और गुणन में लागू होता है, जोड़ने घटाने और भाग देने पर लागू नहीं होता। तो ये 2 चीजें आपको और याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं साहचर्य का गुण। अब गणित के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा होता है साहचर्य का गुण। अचानक सवाल आ जाए साहचर्य क्या होता है, तो आप इधर उधर क्या हो जाओगे? बिखर जाओगे, है ना? सवाल को फिर कंप्लीट नहीं कर पाओगे कि आखिर जब साहचर्य के बारे में पता नहीं रहेगा तो कैसे डील करोगे वहां पर। तो ध्यान समझना है ना? गणित का वह मूलभूत सिद्धांत है जो बताता है कि योग या गुणन करते समय संख्याओं के समूहीकरण, मतलब हम क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग, कोष्टक से अंतिम परिणाम प्रभावित नहीं होता। इसे सहयोगात्मक नियम भी कहते हैं। साहचर्य नियम को सहयोगात्मक नियम भी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मान लो मेरे पास 3-4 डेटा है और ये केवल लागू होगा किसमें? ये भी आपके योग और गुणन में ही लागू होगा दोस्तों। अंतर इतना है कि ग्रुपिंग करते समय मान लो कोई डेटा को हम कोष्टक से बाहर कर देंगे तो परिणाम पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। यदि 3 संख्या हमारे पास ABC हो तो नियम इस प्रकार के हैं, आगे वाले प्रश्न में हम देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है योग का साहचर्य। योग का साहचर्य है कि मान लेते हमारे पास है a प्लस बी, और इसको ब्रैकेट में रखकर हमने कर दिए प्लस सी। तो जो रिजल्ट आएगा इसी को मान लो मैं ऐसा लिख दूं कि a को बाहर कर दूं और प्लस करके मैं b और c को ऐड करना चाहूं, तो क्या रिजल्ट अलग आएगा? ये पूछा गया है। तो मान लेते हैं यहाँ पर भाई a का मान लेते हैं। चलो a को मान लिया मैंने 1, b को मान लिया मैंने 2 और c को मान लेता हूं 3। तो आप देख पाओगे यदि मैं शुरू वाले फार्मूला मान रखूं तो आप कहोगे 1 प्लस 2 ब्रैकेट फिर हम क्या कर देंगे? प्लस का 3। आगे हल करोगे 1 और 2 3, 3 और 3 कितना हो गया? 6। अब यहाँ पर मान लो a को बाहर निकाल देंगे तो आप कहोगे फिर तो अंदर में 2 प्लस 3 को लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। तब आप कहोगे कि 2 और 3 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। मतलब ग्रुपिंग में मान लो एक आध अंक को हम बाहर भी रखेंगे तो भी इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? गुणन का साहचर्य नियम क्या कहता है? जैसे a गुणित b गुणित सी बराबर a, बाहर निकाल देंगे b गुणित सी। मतलब मान लो मैं किसी अंक को a गुणित b इसको कोष्टक में रखकर मान लो फिर गुणा c कर दूं, या ऐसा ना करते हुए मान लो मैं इस प्रकार से लिखूं कि a को ही बाहर रख दिया जाए, अंदर में b गुणा c कर दिया जाए, तो रिजल्ट क्या होगा? सेम टू सेम रहेगा, है ना? ग्रुपिंग से एक अंक को बाहर निकालने पर, है ना, डेटा चेंज नहीं होगा। यही होता है साहचर्य का नियम। क्लियर है भाई? लेकिन याद रखना ये केवल 2 ही चीज में काम करेगा, एक तो योग के केस में और एक काम करेगा तो दोस्तों केवल गुणा के केस में। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यह नियम दर्शाता है कि संख्याओं के समूह को बदलने पर योग या गुणन फल समान रहता है, लेकिन यह घटाव किस पर? घटाव और भाग में लागू नहीं होता। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। जैसे, है ना, जोड़ा घटाव में लागू होता है कि नहीं होता है, उस चीज के बारे में भी यदि हम बात करें तो आपको ये चीज याद रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा, मान लेते हमारे पास है 1, 2 और 3 है। सबसे पहले यदि मैं घटाव की बात करूं तो आप देख पाओगे घटाव में, अब जैसे हम क्या करेंगे a माइनस बी और फिर माइनस कर देंगे कितना? c। उसी प्रकार मान लो क्रम कर देंगे तो a बाहर निकाल देते हैं, b माइनस कर देंगे c। तो क्या रिजल्ट एक जैसे आएगा? ये पूछा गया है। तो मैंने कहा a का मान है भाई 1,
बी का मान है 2 और सी का मान है -3। तो आप कहोगे 1 में से 2 घटेगा तो -1, और -1 और ये कितना हो जाएगा, -3 जुड़कर कितना हो जाएगा, -4। यहाँ पर रिजल्ट, यहाँ पर बात करें तो ये तो हो गया आपके पास 1 माइनस, अब ये 2 में से -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस माइनस और -1 है ना, प्लस हो जाएगा ना, ये तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 2। एक जगह का रिजल्ट 2 और एक जगह का रिजल्ट कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई योग और केवल गुणन में लागू होगा, घटाव और भाग में ये नियम लागू नहीं होगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। आखिर एग्जाम पूछेगा तो इसी प्रकार के आपके सवाल बनेंगे, है ना। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की आपको क्या करना है, पहचान करना है भाई। ठीक है, सही कथन होगा, इसको आपको पहचानना है। पहला कथन हमारे पास है कि 0.75 एक शांत दशमलव है। अब भाई शांत दशमलव क्या होता है, तो दशमलव को हम 3 पार्टों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। दशमलव, ध्यान समझना, दशमलव को मैं 3 पार्टों में बांट दूंगा। एक होता है हमारे पास शांत दशमलव, एक होता है हमारे पास अशांत दशमलव। ध्यान समझना भाई, अशांत, अशांत दशमलव को भी हम 2 पार्टों में बांटेंगे। एक आपके पास है ना आवर्ती, आवर्ती वाला, और एक होगा हमारे पास अनावर्ती। ठीक है भाई, ध्यान समझना। ये तो हमारे पास टोटल 3 हो गए। अब शांत दशमलव क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, शांत दशमलव उस दशमलव को बोला जाता है जिसमें दशमलव की समाप्ति होती है। कहने का मतलब है कोई अंक आएगा, अंक आने के बाद ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 अंक के बाद दशमलव का खेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस प्रकार के दशमलव को हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यदि मैं बताना चाहूं तो आप एक चीज कहोगे कि जैसे मैंने कहा 4 आ गया, 0.45। देखो यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक देखने को मिला, 2 अंक, उसके बाद कोई अंक है क्या, नहीं है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 दशमलव, मान लेते हैं 0.5। यहाँ पर आप कहोगे कि दशमलव और दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 ही अंक है, तो ये भी हमारे पास शांत दशमलव होंगे। और एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप ले सकते हो भाई 1.5, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, आप कहोगे 1 अंक है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 1-2 अंक के बाद अंक आना बंद हो जाता है उधर लास्ट में, है ना। दशमलव के बाद 1 अंक आया, 2 अंक आया, उसके बाद एक आधा और अंक मान लो आ गया, 3 अंक आ गया, उसके बाद अंक नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के दशमलव वाले जो संख्या होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव के नाम से जानते हैं। क्लियर है। एक होता है आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव मतलब क्या होता है, जो अपने आप को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है, बार बार दोहराता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं देखूं, ये दशमलव की समाप्ति तो नहीं है, लेकिन इसको हम समाप्त कर सकते हैं। कैसे समाप्त करेंगे, बार का चिन्ह लगाकर। जैसे कई बार क्या होता है 1.333333 कहां तक जाएगा, ये अनंत तक। अब भाई 1.33 अनंत तक गया, तो 1.3 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं, है ना। या और कोई एग्जाम्पल आ गया, मान लो हमारे पास 4.74747474, इस प्रकार से अनंत तक गया। तो आप कहोगे यहाँ पर मैं 4.74 तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा। तो हम कई बार ये भी देखते हैं कि शांत दशमलव और आवर्ती जो अशांत दशमलव होते हैं, इसको हम परिमेय संख्या बना सकते हैं, इतने याद रखना है। अब अनावर्ती क्या होता है भाई, अब अनावर्ती की बात करें तो इसमें कोई अंकों की रिपीटेशन नहीं होता, और इसको आप कभी भी परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कारण ये होता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको समझने को मिलेगा, 1.23478 और इस प्रकार से अनंत तक जाएगा। अब आप कहोगे कि 1.23478 अनंत तक जा रहा है, यहाँ पर अंकों का पुनरावृत्ति हुआ क्या, नहीं हुआ। अब अंकों का पुनरावृत्ति नहीं होगा तो इसको हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बदल नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार के संख्याओं को क्या बोलते हैं, अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या के नाम से जानते हैं। इस श्रेणी में जितने भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर वाले अंक नहीं होते, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, या हम पाई की बात करें तो ये सब के सब आपके पास अशांत, है ना, अनावर्ती दशमलव श्रेणी में क्या होते हैं दोस्तों, शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हमको हमारे पास मान लो सवाल रहा तो देखो क्या है, 0.75 एक शांत दशमलव है। मैंने कहा शांत दशमलव में क्या होगा, दशमलव के बाद जब ज्यादा 2 या 3 अंक आपको देखने को मिलेगा। भाई यहाँ पर दशमलव लगा है और दशमलव के बाद 2 अंक दिखाई दे रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये शांत दशमलव है। क्लियर है। 0.81 कहां तक गया, अनंत तक गया है। अशांत अनावर्ती दशमलव, ये गलत है भाई, अशांत अनावर्ती नहीं है ये, है ना, ये आवर्ती है ना। ये किस प्रकार के आवर्ती है, क्योंकि यहाँ पर एक अंक की क्या हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, 8 के बाद 1, फिर 8 के बाद 1, फिर इधर आपको देखने को मिलेगा 8 के बाद 1,
है ना। जैसे कि यहाँ पर बताया कि 1.333, 1+4.747474 इस प्रकार से अनंत तक जा रहा है। तो यहाँ पर भी तो हो रहा है 81, फिर 81, फिर 81, ये भी तो अनंत तक जाएगा। तो इस प्रकार के जो अंक होंगे ये अनावर्ती नहीं हो सकते, ये क्या होंगे हमारे पास, आवर्ती होंगे। तो इस हिसाब से हम कहेंगे एल वाला कथन जो होगा दोस्तों हमारा क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आए भी समझ में। आगे बढ़ते हैं। 1.166 एक अशांत आवर्ती दशमलव है। अब आवर्ती दशमलव मतलब क्या होता है, जिसको बार बार क्या होता है, अंक रिपीट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1.166 के बाद ये 6 अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है मतलब हम इसको भिन्न बना सकते हैं, मतलब ये किस प्रकार के है, अशांत आवर्ती दशमलव है। ये वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 2+√3 एक अपरिमेय संख्या। में बताया हूं कि जितने भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर के जो अंक नहीं होते, जैसे 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आएगा। परिमेय संख्या नहीं है, रेशनल नहीं है, बल्कि इसको इरेशनल नंबर की हम श्रेणी में रखेंगे। तो ये वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखें कि हमारे 3 कथन सही हुए, के भी सही, एम भी सही और एन भी सही। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हर एक चीज को हम इस बार अच्छे से देखने वाले हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला डेटा, फिर नीचे दिए गए कथनों में सही कथन की आपको पहचान करके बताना है। हमारे पास यहाँ पर 4 कथन दिया गया है। चारों कथनों में से कौन कौन से कथन सही है, उन्हीं कथनों को आपको क्या करना है, चुनना है। बोला गया कि साहचर्य का गुण केवल योग और अंतर में लागू होता है। अभी हमने देखे हैं कि भाई जो साहचर्य मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग, है ना। जैसे मान लो मैंने कहा A+, है ना, ब्रेकेट करके B+C कर दी जाए, या तो मैंने A+B को अंदर करके, है ना, C को ग्रुप से क्या कर दूं, बाहर कर दूं। तो इस प्रकार के जो होता है ग्रुपिंग करने वाले डेटा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, साहचर्य बोलते हैं। क्लियर है। और साहचर्य का जो नियम होता है ये केवल योग में लागू होता है और किस में लागू होता है, गुणा में लागू होता है। मैं ये भी बताया हूं कि साहचर्य का नियम जो होता है अंतर और भाग में लागू नहीं होता, है ना। इन दोनों में तो लागू होगा, लेकिन इन दोनों में कभी भी लागू नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बोला गया है केवल योग और अंतर में लागू होता है, बोला गया है। तो ये वाला कथन क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। साहचर्य का गुण योग और गुणा में लागू होता है, अंतर और भाग में लागू होता है, बोला गया है ना। योग और गुणा में भी लागू होता है और अंतर में भी लागू होता है। ठीक है। तो ये तो गलत है भाई, एल गलत हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। यहाँ पर ना अंतर और में लागू नहीं होता होगा, है ना, नहीं आएगा यहाँ पर, है ना, क्या आएगा, नहीं आएगा। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एल वाला कथन एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। फिर बोला गया शून्य को किसी पूर्ण संख्याओं से भाग देने पर अनंत प्राप्त होता है। अब मान लो हमारे पास कोई डिजिट है 0, 0 को मैं मान लो भाग देना चाहता हूं किसी भी अंक से, मान लो 6 से, तो क्या रिजल्ट हमको अनंत मिलेगा। फिर बोला गया है कि परिमेय संख्याओं में भाग साहचर्य नियम का पालन करता है। बिल्कुल भाई, परिमेय संख्याओं में भी, वो भी कौन सा, भाग साहचर्य। भाई भाग साहचर्य का नियम क्यों काम करेगा, बताओ तो जरा। भाग साहचर्य का नियम तो काम करेगा ही नहीं यहाँ पर, है ना। भाग साहचर्य का नियम काम करता नहीं। हमने देखे साहचर्य का नियम किसमें काम करता है, केवल योग और गुणा में काम करता है, भाग में काम नहीं करता। तो ये वाला डेटा तो ऐसे क्या हो जाएगा, गलत। हमारे पास एम वाले कथन की बात करें तो किसी भी 0 को मान लो किसी अंक से भाग दिया जाता है तो उसका रिजल्ट अनंत आता है, लेकिन मान लो 0 से किसी संख्या को भाग दिया जाए तो उसका रिजल्ट 0 आता है। ये चीज आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो अनंत आएगा, और 0 से ही भाग दिया जाए किसी संख्या को, उसका रिजल्ट 0 आता है। तो हम कहेंगे हमारे केवल 2 ही कथन सही हैं, एल और एम। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सवाल मिलने चाहिए, और ऐसे सवाल करोगे तब जाकर वहां पर कुछ, है ना, तोप चलाओगे भाई भैया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखना है अगला सवाल। फिर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की आपको क्या करना है, पहचान करना है। आखिर इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। योग का साहचर्य नियम, मैं बताऊं कि साहचर्य नियम क्या होता है भाई, तो ग्रुपिंग मतलब A+B+C, और ये एकदम करेक्ट है, हमने देखे हैं, है ना। के वाला कथन क्या हो जाएगा हमारा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अंतर का साहचर्य नियम, भाई अंतर में तो लागू नहीं होता, है ना, तो ये वाला कथन ऐसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गुणा का साहचर्य नियम, गुणा के साहचर्य नियम में गुणा रहता है, ये वाला एम वाला कथन भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा।
फिर भाग का साहचर्य नियम, भाग में भी हमारे पास साहचर्य नियम काम नहीं करता, तो ये दो ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो हमारे कौन कौन से सही है, तो के सही होने चाहिए और एक होने चाहिए दोस्तों हमारा एम। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सवाल करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला डेटा फिर है ना, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि हमारे चैनल जो है ना सीजी मैपोलॉजी, सीजी मैपोलॉजी में यदि आपको है ना मैथ्स रीजनिंग का केवल पर्सनल है ना मैथ्स रीजनिंग और कंप्यूटर का आपको नए पैटर्न पर आधारित है ना जितने भी आपको क्लास देखने हैं है ना, ये मात्र आपको 449 रुपए की प्राइस पर आपको देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है। और वहीं आपको मंडी उप निरीक्षक का आपको कम है ना संपूर्ण कोर्स परचेज करना है तो ये मात्र 749 रुपए के प्राइस पर मिलेगा, जिसमें मैथ्स रीजनिंग और कंप्यूटर तो एड रहेगा ही, साथ साथ इसमें जो भी सिलेबस में दिया गया है उन सभी डेटा भी इसमें क्या रहेगा, एड रहेगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं सवाल की ओर, ध्यान देना। नेक्स्ट डेटा है मिलान करके आपको क्या करना है, बताना। जैसे कि मैं वहां पर बताया कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है ना, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। शांत दशमलव क्या होता है भाई, शांत दशमलव मतलब उन अंकों को बोलेंगे जिसमें दशमलव के बाद क्या होता है, एक दो अंक है, उसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे। तो यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर देखने के बाद दशमलव के बाद एक दो अंक आ रहा है चौथा वाला ऑप्शन में 4.75, तो ये किस प्रकार के होंगे, शांत दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव मतलब जो अपने आप को क्या करे, बार बार रिपीट करे, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 67 रिपीट हुआ, फिर 67, तो आगे भी 67 रिपीट होगा और इस प्रकार से कहां तक होगा, अनंत तक होगा। तो हम कहेंगे एल का होना चाहिए दोस्तों, दूसरा होना चाहिए। फिर बोला गया अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव मतलब क्या होगा, है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 2 और इसके ऊपर अंडर रूट लगा है, तो इसका मान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मान जो होगा 1.414, इस प्रकार से कहां तक चलता है, इन्फिनिट तक चलता है। तो ये भी हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो अशांत अनावर्ती दशमलव में आ जाएगा। और पूर्णांक क्या होगा, जो अपने आप में पूरा हो, √4, √4 को हल करने पर केवल आपको क्या देखने को मिलेगा, 2। तो 2 एक प्रकार का क्या है, पूर्णांक है, जो अपने आप में क्या है, पूर्ण है। क्लियर है। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हम उसको बोलते हैं जो हो सकता है धनात्मक, सभी लिख सकते हैं, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक, और साथ में हम किसको शामिल कर देंगे, जीरो को भी शामिल कर देंगे। उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक। हाँ भाई 4.75 यहाँ पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक अपने आप में कंप्लीट होता है, आधा अधूरा नहीं होता। तो हम देखेंगे कि भाई के का होना चाहिए चौथा, के का दूसरा है, गलत हो जाएगा, है ना। के का चौथा है यहाँ पर, के का चौथा यहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एल का होना चाहिए हमारे पास कौन सा, पहला। एल का पहला यहाँ पर है, एल का पहला, एल का तीसरा यहाँ पर, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम सटीक और करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल, फिर नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प को आपको चुनना है। दशमलव के एक स्थान के बाद आने वाली संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, इस अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। यहाँ पर कहने के बाद है, कहने का मतलब है कि मान लो हमारे पास कोई दशमलव आ गया 0.7, उसके बाद अंक की क्या होने लगा, पुनरावृत्ति, इस प्रकार से बार बार क्या आने लगा, 7 रिपीट होने लगा। मतलब इसको मैं 0.7 के ऊपर बार लगाकर लिख सकता हूँ, है ना। तो अपने आप को क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। तो इस प्रकार के जो दशमलव संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं, आवर्ती कहते हैं। ये हमारा एकदम क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है भाई, बिल्कुल पाई क्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता, क्योंकि पाई को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। हालांकि पाई का जो मान होता है, हमने पाई के मान को गणित में 22/7 पढ़े हैं, लेकिन 22/7 नहीं होता बल्कि 3.14, और ये लगभग अप्रोक्सीमेट में होता है, बराबर नहीं होता। तो हम अपने गणितीय गणना को आसान करने के लिए 3.14 और अनंत तक जाता है, इसके लिए हम आसान बनाने के लिए 22/7 लिख देते हैं। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो कारण भी हमारा एकदम सत्य है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, इस चीज को भी याद रखना। दोनों तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए समझ में भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला डेटा, फिर नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्पों को आपको क्या करना था, चुनकर बताना था। गणित का एक मूलभूत सिद्धांत है जो बताता है कि योग
और गुणन करते समय संख्याओं के समूहीकरण ग्रुपिंग कोष्टक से अंतिम परिणाम प्रभावित नहीं होता, इसे सहयोगात्मक नियम के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। क्या सही में इसको सहयोगात्मक नियम के नाम से जानते हैं? मैं इससे पहले बताएं कि भाई सहयोगात्मक नियम क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में पूरा मैं यहाँ पर डिटेल से क्या हूँ बता चुका हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ पर सहचार्य के नियम में बताया। ग्रुपिंग की जब बात आती है तो ग्रुपिंग में हम क्या बोलते हैं, इसको सहयोगात्मक नियम के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये वाला जो कथन है हमारे पास बिल्कुल एकदम सटीक है कि भाई सहयोगात्मक नियम हम इसको क्या करेंगे, कहेंगे, है ना, सहयोगात्मक नियम कहेंगे। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कथन पहला मेरा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। योग का सहचार्य का नियम, है ना, देखो भाई ये होता ये नहीं होता, योग का सहचार्य नियम a प्लस बी ब्रेकेट फिर प्लस सी होता है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया गया है, बराबर a प्लस ब्रेकेट b प्लस सी होता है, यहाँ पर आपको गुणा का चिन्ह दिया गया है। तो कारण जो होगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे केवल कथन सत्य है और कारण क्या है, असत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा, एकदम राइट आंसर जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प को आपको क्या करना था, चुनकर बताना है। ध्यान समझना, बोला गया है 1/√a माइनस बी के हर का परिमीकरण करने के लिए इसे हम √a प्लस बी और √a प्लस बी से गुणा करते हैं, जहां a और b पूर्णांक है। बोला गया परिमीकरण अंश और हर दोनों में करते हैं, बोला गया है। अब मान लो हमारे पास इस डाटा की बात करूं तो ये डाटा दिखाई दे कैसे रहा, तो आप कहोगे ये √a माइनस क्या दिया गया है, b दिया गया है, ये दिया गया है, यही है भाई हमारे पास। अब परिमेयकरण करते समय क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान देना, परिमेयकरण मतलब क्या होगा भाई, हम चाहते हैं कि ऊपर और नीचे सेम अंक का गुणा करें, लेकिन गुणा तो करेंगे लेकिन इसके साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये √a प्लस बी को ऊपर में गुणा कर देंगे और नीचे में भी हम किसका गुणा कर देंगे, √a प्लस बी का गुणा करेंगे। जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि 1/√a माइनस बी के हर का परिमीकरण करने के लिए इसे हम √a प्लस बी और √a प्लस बी से गुणा करते हैं, जहां a और b क्या है, मैंने क्या किया, √a प्लस बी और √a प्लस बी से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो कथन क्या होगा, मेरे एकदम करेक्ट होगा। परिमेयकरण अंश और हर दोनों में करते हैं, बिल्कुल भाई, केवल आप एक जगह परिमेयकरण नहीं कर सकते, आप हर में भी करोगे और अंश में भी करोगे। तो ये वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, कारण एकदम सटीक है और व्याख्या भी कर रहे हैं, तभी तो हम उसके अंश और हर दोनों में गुणा कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा आपके पास जो कथन ऑप्शन पहला होगा दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। कथन भी सही, कारण भी सही, और कारण जो है कथन की सही तरीके से व्याख्या भी करेगा। क्लियर है, तो हमारे पास ए जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प को आपको क्या करना था, चुनकर बताना था। 10⁻⁻4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना दिया गया है, 1/10,000 होगा, बोला गया है ना। गुणात्मक प्रतिलोम आपको क्या करना है, बताना है। फिर गुणा का नियम, अब गुणा का नियम ये दिया गया है, ऐसा होता है करके, तो हम कहेंगे भाई यदि गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो ध्यान देना, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब मैं लिख सकता हूं कि यदि मुझे बोल दिया गया है कि 10 की पावर कितना है, -4 दिया गया है, और मुझे इसका क्या बनाना है, गुणात्मक प्रतिलोम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, -1 और नीचे में 10 की पावर कितना कर देंगे, 4। हल करने पर आपको देखने को मिलेगा, अब 10 की पावर 4 मतलब हम 4 जीरो लगा सकते हैं। तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूं भाई इसका गुणात्मक जो प्रतिलोम होगा 1/1000 होगा। कथन मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर दिया गया है गुणा का नियम। गुणा का नियम बोला गया कि आधार समान हो और घात अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर दिया गया है a की पावर m गुणित a की पावर n। यहाँ पर हम देखेंगे कि आधार कैसा है, सेम है। आधार सेम होने पर घातें गुणा करते समय घटता नहीं है बल्कि जुड़ता है। तो a की पावर m प्लस n होना चाहिए था, है ना कि माइनस होना चाहिए था। तो कारण हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। कथन तो सही है लेकिन हमारा कारण जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से हमको सवाल देखना है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में मापन से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लियर है भाई, धन्यवाद।